ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। नए साल पर ईरान के कई बड़े शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। बताया गया कि इन प्रदर्शनों में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए हैं। जमकर बवाल हुआ, लोग नारे लगा रहे हैं कि मुल्लाओं को जाना होगा। कुल मिलाकर देखें तो ईरान में जेनजी आंदोलन तेज होता जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आंदोलन मौजूदा खामेनेई की सत्ता के खिलाफ हो रहा है और लोग खुलकर शाह और पहलवी परिवार के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। यह आंदोलन सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरान के कई प्रांतों में फैल चुका है। इसकी वजह ईरान की करेंसी का रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच जाना है। ईरान के सरकारी टीवी पर जैसे ही बताया गया कि केंद्रीय बैंक के प्रमुख मोहम्मद रजा फरजीन ने इस्तीफा दे दिया, तो इसके बाद राजधानी तेहरान के सादी स्ट्रीट और ग्रैंड बाजार के पास शुश इलाके में व्यापारियों और दुकानदारों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने यह बताया कि इस्फहान, शिराज और मशहद जैसे बड़े शहरों में प्रदर्शन हुए। तेहरान के कुछ इलाकों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागे, लेकिन प्रदर्शनकारी 4 दिन से डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान में साल 2022 में ऐसा ही बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन तब की और अब की वजह में फर्क है। इस बार मामला अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और इसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। ईरान में इस वक्त रियाल और तोमन की हालत क्या है, कैसे वहां हाइपर इन्फ्लेशन है, इसको समझेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। अब ईरान में भड़के जेंजी, सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ बगावत। ईरान में कई शहरों में जेंजी का प्रोटेस्ट। दिस इज द फाइनल बैटल के नारों से कांपा तेहरान। प्रदर्शनकारियों ने लगाए बेशरम बेशरम के नारे। आंदोलनकारी जेंजी पर फायरिंग की खबर। नेपाल के बाद अब ईरान में भी जेंजी सड़कों पर उतर चुका है। तेहरान और मशहद की सड़कों पर दिस इज द फाइनल बैटल नारा गूंज रहा है, यानी ये निर्णायक लड़ाई है। इस नारे का सीधा मतलब है कि ईरान की आवाम सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ निर्णायक युद्ध में उतर गई है। ईरान की जनता सड़कों पर है, पूरा ईरान जल रहा है। पुलिस को कई जगह गोली चलानी पड़ी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अचानक ईरान की आवाम इतनी आक्रामक क्यों हो गई। दरअसल ईरान की करेंसी रियाल ऑल टाइम लो पर पहुंच गई। ईरानी मुद्रा रियाल में एक ही दिन में 7% की गिरावट आई है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से बाहर से कोई चीज नहीं मंगा सकते, क्योंकि $1 के लिए 14,02,000 ईरानी रियाल खर्च करना पड़ेगा और इससे ईरान में महंगाई बढ़ रही है। रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। कुल महंगाई दर 42.2%। खाद्य पदार्थों की महंगाई 72% तक पहुंच गई है। ऊपर से ईरान में भयंकर सूखा पड़ रहा है, लेकिन ईरानी हुक्मरान अपनी जनता को धर्म का चूरन चटा चटा कर मदहोश कर रखे थे। अब जब ईरान की जनता को होश आ रहा है, तब उन्हें पता चल रहा है कि यही हुक्मरान उनके असली दुश्मन है। लिहाजा देखिए कैसे ईरान में जेंजी सड़कों पर उतरा है और नारे लगा रहा है। सड़क से लेकर शॉपिंग मॉल्स तक में प्रदर्शन हो रहे हैं। खलीफा की आर्मी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट चल रही है। बावजूद इसके भीड़ पीछे हटने को राजी नहीं है। देश भर में व्यापारियों की हड़तालें और विरोध लगातार जारी रहे। तेहरान की ग्रैंड बाजार, लाल हजार स्ट्रीट, नासिर खोसरो और इस्तांबुल स्क्वायर सहित कई जगह दुकानें बंद रही। प्रदर्शनकारियों ने सत्ता में बैठे धर्मगुरुओं के पतन और राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। तानाशाह को मौत के नारे लगाते हुए व्यापारियों से दुकान बंद करने की अपील की गई। इधर फ्लोरिडा में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने के ठिकानों को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की, तो उस पर इजराइल या अमेरिका की तरफ से और हमले हो सकते हैं। अगर ईरान अपनी हरकतों में सुधार नहीं करता, तो अगला हमला बहुत तगड़ा और विनाशकारी होगा। कुल मिलाकर ईरान जहां घर में घिरा है, तो वहीं अमेरिका भी उसे बाहर से घेरने में जुटा है। सवाल ये कि क्या सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की गद्दी जाएगी? क्या ईरान की मदद रूस करने आएगा? इस बार का आंदोलन भूख, महंगाई, गरीबी को लेकर है।
क्या सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई इस पर काबू पा सकेंगे? क्योंकि पिछली बार महसा अमीनी के हिजाब वाले प्रदर्शन को सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने बड़ी ही बर्बरता से खत्म किया था। ऐसे में इस बार वो कौन सा टूल इस्तेमाल करें, देखने वाली बात होगी। और अब हम चर्चा करने के लिए अपने दोनों मेहमानों का रुख कर लेते हैं। तो सबसे पहले तारुफ मैं आप लोगों का करवा दूं अपने मेहमानों से। डॉक्टर शुभदा चौधरी, मिडिल ईस्ट की जानकार हैं आप, बहुत स्वागत है मैम आपका। और साथ ही शरद कोहली जी हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं शुभदा जी आपका रुख कर रही हूं, क्योंकि जब ईरान में आज की तस्वीर हम देखते हैं, ये अर्थव्यवस्था को लेकर के जो प्रदर्शन जारी है, क्या ये साल 2022 में वे प्रदर्शन से एक बड़ा रूप लेता जा रहा है, ये मान करके चल ले क्या? क्योंकि आप जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, जो नारेबाजियां सुनाई दे रही हैं, तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। देखिए सुरभि जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया जी। पहली चीज ये है कि आज ईरान में प्रोटेस्ट का 5वां दिन है जी। इसमें 2 पैरेलल रियलिटीज साथ में चल रही हैं। जो वेस्टर्न और इजरायली मीडिया है वो ये दिखा रहे हैं कि ये पॉलिटिकल अपराइजिंग है, और जो एक्चुअल ईरानियन मीडिया है जहाँ पे सेंसरशिप भी है वो ये दिखा रहे हैं कि ये सोशो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड अपराइजिंग है। 2009 के बाद से लगातार हर 2 साल पे ईरान में प्रोटेस्ट चले हैं। ईरान में 4 सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है, रेड लाइंस, व्हाइट, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो अभी ये सेकंड जो सिक्योरिटी लाइन है, जो येलो लाइन है, उसके हिसाब से एबनॉर्मल सिचुएशन के अंदर आता है। ये कहानी शुरू होती है कि 2 चीजें साथ में चल रही थी। इब्राहिम रईसी जो पहले प्रेसिडेंट थे ईरान के, तो उन्होंने जो नियुक्त किया था मोहम्मद फरजीन को, जो सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के गवर्नर के पोजीशन में थे। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद काफी लोग फरजीन को जाना चाहते थे कि वो चले जाए या सैक हो जाए। अब जब ये प्रोटेस्ट बढ़ चुका है तो पेजेस्कियान जी ने हिम्मती, जो रूहानी के टाइम पे सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे, उनको वापस ले आए हैं। अब इशू क्या है? $1 यानी कि 1,40,000 तोमान हो गया है। इन्फ्लेशन 50,000 से 50% से ज्यादा हो गया है। 28-30% जो है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है जी। तो मुद्दा ये है कि अब इसे हम कैसे समझेंगे, क्योंकि 27 प्रोविंसेस में अपराइजिंग बढ़ चुका है, लेकिन IRGC की पकड़ भी उतनी ही है। बेंजामिन नेतन्याहू अभी जब मार लागू गए थे तो उन्होंने फिर से ईरान पे अटैक करने की बात की। ईरान को रशिया मदद कर रहा है। कम से कम 5वां मिलिट्री कार्गो प्लेन बेलारूस से होते हुए अभी ईरान रशिया का, चाइना का सप्लाई लेके लैंड किया है आज के दिन। तो मदद है। ईरान इजराइल वॉर में इजराइल को ज्यादा दिक्कत हुई थी क्योंकि उनका ऑलरेडी डेप्थ है 89 बिलियन का, और पर डे उनको $200 मिलियन का लॉस हो रहा था। ईरान का फिर से वो लॉजिक ले आए हैं कि फिर से कि वो न्यूक्लियर कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है, और ये सारी चीजें। जो दूसरे रेजा शाह पहलवी के जो बेटे हैं, जो पहलवी मोनार्की है, उसकी बहुत ज्यादा ग्राउंड रियलिटी में ईरान में उतनी पहुंच नहीं है। वो US में रहते हैं, वो मोनार्की वापस लाना चाहते हैं। जितने भी ईरानियन डायस्पोरा है वो रिजीम से नफरत करती है, वो US, कनाडा, UK में रहती है। इसके साथ 1980-88 में जो 8 साल का वॉर हुआ था ईरान इराक के बीच में, उसमें जो MEK टेररिस्ट ग्रुप निकला था, उसके भी रोल आ गई है यहाँ इस प्रोटेस्ट में। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है कि ये कोई, ईरान एक मोनोलिथिक कंट्री नहीं है और कोई भी लीडर नहीं है। एक जो वायरल हुआ था फोटो 2 दिन पहले की, एक आदमी पूरे राइट पुलिस के सामने बैठा हुआ है सिर झुकाए, कोई लीडर नहीं है इस प्रोटेस्ट का। कोई ग्रुप पूरे के पूरे ईरान को, उसकी एथनिक डाइवर्सिटी को सिंबलाइज नहीं करता है। क्या ईरान अगर US इजराइल का प्रेशर बढ़ेगा और उसको वो किसी तरीके से इंटेलिजेंस के रूप में परेशान करना चाहे या अंदर दखल लेना चाहे, जैसा US ने तो कम से कम 200 साल में 400 रिजीम चेंजेस किए हैं, तो अगर ऐसा करना चाहे तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। ईरान अजरबैजान में, इराक में, यमन में अपना रोल प्ले करने वाला है, और ये रीजनल से ज्यादा लेवल पे जा सकता है।
ठीक है, मैं शरद सर के पास जाऊँ इससे पहले एक और इसमें सवाल है जो ज़रूरी हो जाता है मुझे अभी पूछना कि मैम एक सवाल ये भी जहन में आता है कि इससे पहले अब तक हमने जो स्थिति ऐसी नहीं कभी देखी थी, लेकिन आज जो स्थिति दिखाई देती है, जिस एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है वो बासी सदस्य है। इसमें ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यहाँ पर राजनीतिक पहलू ज़्यादा हावी हो रहे हैं या अंदरूनी कलह में भी अब वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। दूसरा सवाल ये भी बनता है इसमें कि क्या तेहरान नीतियों के लिए जिम्मेदार है या फिर ये मान करके चले कि अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है ईरान पर, ये उसकी एक मुख्य वजह है इस प्रोटेस्ट और इस आर्थिक संकट को लेकर। देखिए, जो पहला दिन का प्रोटेस्ट था उसमें छोटे छोटे बाजार जो मोबाइल फोन वाले होते हैं, सिम कार्ड वाले होते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन से इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो बाजार के लोग आए थे प्रोटेस्ट करने। फिर ईरानियन ट्रकर्स एसोसिएशन भी आ गया जो ट्रक चलाते हैं, उसके बाद पेंशनर्स आ गए, एजुकेशनिस्ट आ गए, बहुत सारे लोग मैदान में आ गए। ईरान में प्रोटेस्ट किस तरीके से प्रोपेगेंडा बन जाता है वेस्टर्न नैरेटिव में, और क्या एक्चुअली डिसइंफॉर्मेशन है, क्योंकि इस बार में डिसइंफॉर्मेशन ज्यादा है। इस बार प्रोटेस्ट में हर चीज को हम उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे एक न्यूज आई थी कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का डेथ हो गया, एक्चुअली उसका डेथ नहीं हुआ है। तो बहुत सारी चीजें अभी डिसइंफॉर्मेशन में है। दूसरा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखिए 1953 में जब डेमोक्रेटिक इलेक्टेड मुसादिक आए थे ईरान में, तो CIA ने उसको हटाया था। तो कितना फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन होता है ईरान के अंदर वो हम नहीं जानते। और ये मैं हमेशा से मानती हूँ कि ईरान हमें अपने बारे में उतना ही बताना चाहता है जितना हम जानने के लायक हो या फिर जितना वो बताने के लायक हो। बहुत सारी चीजें जो है लेयर्स ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग में, प्रोपेगेंडा में, जो रजीम भी करती है, खासकर कुर्दिश के साथ। महसा अमीनी कुर्द थी, ईरानियन कुर्द। तो जो बात है कि बहुत सारे पैरेलल रियलिटीज ईरान में चल रहे हैं और इसके तुरंत प्रिडिक्ट कर पाना कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि अरब अपराइजिंग भी जब टूनिशिया से शुरू हुआ था, फिर इजिप्ट गया था, लिबिया गया था, लोगों को डेमोक्रेसी और ये सारी चीजों पे बहुत भरोसा था, लेकिन हो नहीं पाया ना। तो इसको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, यानी अभी और इंतजार करना होगा।